हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। जेपी और उनका प्रयोग भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में, इस विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से जुबली हॉल में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में आगत अतिथियों का स्वागत और परिचय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कराते हुए कहा कि जेपी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि देश के बाहरी दुश्मनों से तो लड़े ही थे, साथ ही साथ सत्ता में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर स्वतंत्रता बाद देश के आंतरिक सिस्टम से भी लड़ाई लड़ी। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज कई वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्री तक उनके आंदोलन की उपज हैं और आज भी वो अपना राजनीतिक गुरु जेपी को मानते हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी का खासकर आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में उनका अहम योगदान है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति सह कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि जेपी और उनके विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को स्थापित करने में जेपी की अहम भूमिका रही। स्वतंत्रता आंदोलन में तो उनका अहम योगदान था ही, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल में जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका वो हर काल में जीवंत रहेगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रतिकुलपति सह सम्मानित अतिथि जी गोपाल रेड्डी ने कहा कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक बिहार की धरती सौभाग्यशाली रही है जो देश को एक से एक सपूत दिया। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान अध्यक्षीय उद्बोधन में अपने प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने कहा कि जब जब अन्याय चरम पर होता है तब तक एक युग पुरुष का अवतार होता है। रूसा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा ने कहा कि भारतीय राजनीति में जेपी का स्थान अहम है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान पटना के सचिव प्रोफेसर आर के वर्मा ने कहा कि जेपी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक दर्शन थे। Ultimately, 19 months emergency lifted, and we all know many youngsters may not be knowing what happened in the 1977 elections. The Sampurna Kranti revolution, led by Jayaprakash Narayan, routed the then ruling party in 9 states without giving a single seat, sending a single MP to the parliament, including Bihar 54, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh 85, Madhya Pradesh party. Like that, Delhi, Haryana, Gujarat, Rajasthan, and all the 9 states were away from the Congress party and new party emerged. And Jayaprakash Narayan, the contribution thing. In this country, we all know how the left and right are fighting, that is the themselves and leftist parties. Our totalitarian revolution, indirect, वैसे ही विद्वानों के बीच संजीव कुमार शर्मा जी, अभी जिन्हें आपने सुना, जेपी की चर्चा हमने, जेपी की फिलॉसफी की चर्चा, उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म की चर्चा, करप्शन पर एक अभिभाषण देने की हिम्मत हमने लोकपाल के संदर्भ में कुंवर सिंह कॉलेज में किया था। डॉक्टर गोपी रमन जी के सौहार्द से आज एक प्रस्ताव आया कि हम लोग विधानसभा का डुअल सिस्टम लागू हुआ देश में, दो ही शासन प्रणाली 19 में भी लागू हुआ। 19 में कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया, दूसरी कांग्रेस के गुट ने उसका समर्थन किया, स्वराज पार्टी ने, और वो चुनाव लड़े। लेकिन मूल कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला 2021 में नहीं किया। 37 के लखनऊ कांग्रेस में इसका प्रस्ताव आया। जब द्वैध प्रणाली में थोड़ा संशोधन हुआ, कुछ कांग्रेस के ही कहने से हुआ, तो चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। उस फैसला के खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू, वे समाजवादी विचार के थे, फिर समाजवादी जवाहरलाल थे, उन पर भी मार्क्सवाद का शुरू में प्रभाव था, जेपी पर भी मार्क्सवाद का शुरू में प्रभाव था, और वे लोग मार्क्सवादी धारणा के प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो था, मार्क्सिस्ट अप्रोच में प्रजातंत्र तो होता ही नहीं है, फिर भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की कल्पना थी उनकी। आपातकाल विरोधी आंदोलन मात्र से संयुक्त कर दिया गया है। उससे पहले की राष्ट्रीय आंदोलन की उनकी स्मृति, उनके अवदान को प्रायशः उपेक्षित किया गया।
और मैं बहुत निर्भीकता पूर्वक ये कह रहा हूं, आज जब आजादी का 75वां वर्ष मनाते समय हम भारत के स्वजागरण की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को दांडी यात्रा का उल्लेख करते हुए उस स्थान से जब भारत के स्वाधीनता संग्राम के बारे में बात करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कुछ अलक्षित नायकों की बात भी करनी है, उनकी भी बात करनी है जिनकी गाथा, जिनकी कथा, जिनके आख्यान सामान्य रूप में हम तक नहीं पहुंचे। और मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि वे आख्यान विश्वविद्यालयों में भी नहीं पहुंचे, वे राजनीति विज्ञान इतिहास की कक्षाओं में भी नहीं पहुंचे, हमारी पाठ्य वस्तुओं में नहीं पहुंचे, हमारे शोधार्थियों के शोध विषयों तक नहीं पहुंचे। और जयप्रकाश जी जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कैलेंडर में ये दायित्व मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग को दिया गया था। तो चूंकि जेपी की जयंती मनानी है तो यूनिवर्सिटी का फलक बड़ा होता है, यहाँ की रिसर्च होता है, पीएचडी होती है, तो बच्चों का दृष्टिकोण बड़ा हो, रिसर्चर बने। और जेपी एक ऐसा नाम है जो कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी और दुनिया की जो डेमोक्रेसी है उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत संक्षेप में कहें प्रेस के लिए तो मेरा अपना मानना है, जेपी पर मैंने 2 काम किए थे। जब एक यहाँ वर्कशॉप हिस्ट्री में चल रहा था, 3-4 दिनों का था, तो मैंने काम किया वो गांधी मार्ग में छपी हुई जेपी एंड हिज एक्सपेरिमेंट विथ इंडियन डेमोक्रेसी, और दूसरा था जेपी ए सोक्रेटस डिससेटिस्फाइड। ये दोनों टाइटल जो मैंने दिया, जो मेरी समझ बन पाई, वैसे जेपी को लोग कहते हैं अनबुझ पहेली, लेकिन मैंने जो पढ़ने के बाद ये जानने की कोशिश की तो मुझको ये लगा कि ये व्यक्ति तो ऐसा है जिस व्यक्ति ने, गांधी को अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं कि गांधी खुद कहते हैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और जेपी एक्सपेरिमेंट विथ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र कैसे जीवंत रहे, शाश्वत रहे, सबकी भूमिका सुनिश्चित हो, और सबसे बड़ी बात है आज सोशल इंजीनियरिंग शब्द का उन्होंने प्रयोग किया इस क्रम में। आजकल सोशल इंजीनियरिंग मतलब कास्ट इक्वेशन समझते हैं, और उनका सोशल इंजीनियरिंग का मतलब था कि एक आदमी का दायित्व तो नहीं है राष्ट्र को चलाने का, राजनेताओं का केवल दायित्व तो नहीं है, चूंकि ये राज्य सबका है इसलिए सबका दायित्व भी है और सबका अधिकार भी है, और उसका सबको सम्मान करके एक साथ बैठ करके अगर राष्ट्रीय कोई समस्या है तो अलग अलग राय बनेगी कैसे।